ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो कि अभी तक का पहला ऐसा स्पेस प्रोब है जो सन के वातावरण तक पहुंचा है। और आज भी ये सोलर प्रोब सन के एटमॉस्फेयर में चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी पर मौजूद नासा के वैज्ञानिकों को इसके बारे में लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। इस सोलर प्रोब को नासा के द्वारा 12 अगस्त 2018 को अमेरिका के केप कैनेवेराल लॉन्च साइट से डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसे अभी लॉन्च हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इसने 5 नवंबर 2018 को सन का पहला चक्कर लगा लिया था, जहां पर इसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच गई थी। ये स्पीड इतनी ही है जितने में मुंबई से नई दिल्ली सिर्फ 12 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब ये मिशन 2025 में अपने अंत के करीब पहुंचेगा, तब इस पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड 192 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी, जिसके पीछे की साइंस आप आगे इस वीडियो में जानेंगे, जो कि इस पूरे वीडियो का सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इसमें आपको इस मिशन की बिगिनिंग से लेकर फ्यूचर तक की वो सारी चीजें जानने को मिलेंगी जिसे आपको जानना चाहिए। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिर ये सोलर प्रोब सन के कोरोना के 5 लाख डिग्री सेल्सियस के तापमान में मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब का ऑफिशियल डिजाइन 2010 में प्लान किया गया था और इसे 2018 तक 1.5 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के मन में पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन को करने का जो कॉन्सेप्ट था वो सन 1958 में ही ओरिजिनेट हो गया था। लेकिन उस टाइम ये मिशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत में इस मिशन में ये प्लान किया गया था कि एक स्पेस प्रोब को मरक्यूरी के ऑर्बिट में प्लेस कराया जाएगा, जो वहां पर से सन से इमिट होने वाले पार्टिकल्स को करीब से स्टडी करेगा। पर दोस्तों, ये मिशन 1958 से 2008 तक बजट की कमी की वजह से बार बार रोक दिया जाता रहा और इस बीच लगातार नई टेक्नोलॉजी से इसे अपग्रेड भी किया जाता रहा। और फाइनली 2008 में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे अपने फेडरल बजट का हिस्सा बताते हुए अनाउंस कर दिया। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस मिशन को करने की वजह ही क्या थी। पार्कर सोलर प्रोब मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी स्टार को स्टडी करने की जरूरत की है और इसकी वजह खुद हमारा सन ही है। दरअसल सूरज हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद है और एक तरीके से इसे पूरे सौर मंडल का भगवान भी माना जाता है, क्योंकि इसके ना होने से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। और इसीलिए हम सन को जितना ज्यादा करीब से स्टडी करेंगे, हमारी अवेयरनेस इस ब्रह्मांड के बारे में उतनी ही बढ़ेगी और हमें इसके डेवलपमेंट के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों, बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों के सामने सन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज उभर कर आई हैं जिनका पता वैज्ञानिक अभी भी नहीं लगा पाए हैं। और अगर इन्हें सॉल्व कर लिया जाता है तो ये ना सिर्फ फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि पृथ्वी पर रह रहे इंसानों के जीवन के लिए भी। और उन मिस्ट्रीज में से पहली मिस्ट्री है इसका कोरोना। दरअसल जिस तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर 3 लेयर्स में बटा हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में, उसी तरह सन के आसपास के एरिया को भी 3 लेयर्स में बांटा गया है, जिन्हें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के नाम से जाना जाता है। फोटोस्फेयर सन के सरफेस से स्टार्ट होता है और अराउंड 500 किलोमीटर तक की हाइट तक जाता है, जहां पर इसका टेम्परेचर 6200 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर 3900 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आता है। ये टेम्परेचर उतना ही है जितना वेल्डिंग आर्क और लाइटनिंग का होता है। लेकिन जब बात आती है कोरोना की, तो ये स्टार्ट तो सन के सरफेस से अराउंड 2100 किलोमीटर की ऊंचाई से होता है, पर इसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो इसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब फोटोस्फीयर से तकरीबन 150 गुना ज्यादा। और ऐसा क्यों है
ये आज तक भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं और उम्मीद है कि पार्कर सोलर प्रोब इसके बारे में कुछ क्लूज फाइंड करके हमें देगा। नंबर 2, सोलर विंड। पृथ्वी पर जीवन के लिए लाइट और हीट का सोर्स इकलौता हमारा सन ही है, इसीलिए हम इसे जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, हम पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ इसे उतना ही बारीकी से समझ पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी सोलर विंड को समझना। दरअसल सोलर विंड सन से इमिट होने वाली आयोनाइज्ड गैसेस के फ्लो को कहा जाता है, जो पूरे सौर मंडल में फैलती हैं। इन सोलर विंड में जरा सा भी डिस्टरबेंस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने लगता है, जिसके चलते एनर्जी अर्थ की रेडिएशन बेल्ट में पंप होने लगती है और इस रेडिएशन बेल्ट में चेंजमेंट को स्पेस वेदर के नाम से जाना जाता है। ये स्पेस वेदर अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स और उनके ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स तक को डैमेज कर सकता है और अगर हम इसे समझ और प्रेडिक्ट करना सीख जाते हैं तो इन सोलर विंड से हम सैटेलाइट्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज से तकरीबन 164 साल पहले सितंबर 1859 में सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर आया था, जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर ऐसा ही सोलर स्टॉर्म आज के टाइम आ जाता है तो इंसानों को $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट ISS पर जाते हैं और स्पेस वॉकिंग करते हैं, उनकी मौत 2016 के एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर हार्ट डिसीज और स्ट्रोक से होती है और इसकी वजह है सोलर रेडिएशन, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद है। और इसीलिए अगर हम किसी एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते हैं तो पहले हमें वहां के स्पेस एनवायरनमेंट को समझना होगा, जिसमें पार्कर सोलर प्रोब मिशन की डिस्कवरीज हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। और अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये PSP मिशन है क्या। आपको यकीन नहीं होगा पर नासा ने इस मिशन को लॉन्च करने से पहले ही अपनी नोटबुक में ये दर्ज कर लिया था कि इस मिशन का दी एंड कब और कैसे होने वाला है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये मिशन दिसंबर 2025 में वैज्ञानिकों के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोब सन की ग्रेविटी के चलते उसी में समा जाएगा। लेकिन इस बीच ये प्रोब अपनी 7 साल की मिशन ड्यूरेशन में टोटल 24 बार सन को ऑर्बिट करेगा और 7 बार वीनस को फ्लाई बाई करेगा, जिसमें से अभी तक इस मिशन को लॉन्च हुए 4 साल 8 महीने बीत चुके हैं और ये 15 सोलर ऑर्बिट्स और 5 वीनस फ्लाई बाइस को कंप्लीट कर चुका है। और वो सब हुआ है कुछ ऐसे। लॉन्च के बाद PSP का सबसे पहला टास्क था अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचना, जहां पर से इसे सही दिशा, सही एंगल एंड सही स्पीड को कैलकुलेट करते हुए वीनस को फ्लाई बाई करने के लिए भेजा गया। और 3 अक्टूबर 2018 को इसने वीनस को पहली बार फ्लाई बाई किया। लेकिन ऐसे में सवाल ये आता है कि इसे जाना तो सन के ऑर्बिट में था, तो फिर इसे वीनस को फ्लाई बाई करने की क्या जरूरत थी? तो इसकी वजह है खुद ये मिशन। नॉर्मली अगर आप किसी ऑर्बिटर को सन के ऑर्बिट में प्लेस कराना चाहते हैं तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी इजाजत सन की ह्यूज ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को नहीं देती। ये तभी मुमकिन होगा जब स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी। और अब यहाँ पर आता है दूसरा मेथड, जो कि है किसी प्लेनेट की ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग करना। वैसे तो मैंने इसे वॉयेजर मिशंस वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इसे शॉर्ट में बताना चाहूँ तो किसी भी सोलर बॉडी की ग्रेविटी का उपयोग करके स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को बदला एंड स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, जो इस पार्कर सोलर प्रोब मिशन में बार बार यूज किया गया है। 3 अक्टूबर 2018 को इसने पहली बार वीनस की ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग करते हुए इसे फ्लाई बाई किया, जहाँ पर इसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑर्बिटल पीरियड 150 दिनों का था, जिस पर इसने टोटल 3 सोलर ऑर्बिट्स पूरे किए। इसके बाद अपने चौथे सोलर ऑर्बिट में इसने फिर से वीनस को फ्लाई बाई किया, जिससे इसकी स्पीड बढ़कर 109 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई और ऑर्बिटल पीरियड घटकर 130 दिनों का हो गया। जिसके बाद इसने अगला चक्कर इसी कांस्टेंट सिचुएशन में पूरा किया और छठवें चक्कर में
इसने फिर से वीनस को फ्लाई बाई किया, जहां पर इसकी स्पीड 129 किलोमीटर पर सेकेंड तक बढ़ गई और ऑर्बिटल पीरियड 112.5 दिनों तक घट गया, जिसके बाद इसने अगला 7वां चक्कर इसी कांस्टेंट सिचुएशन में पूरा किया और 8वें सोलर ऑर्बिट्स में इसने वीनस को चौथी बार फ्लाई बाई किया, जहां पर इसकी स्पीड 147 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई और ऑर्बिटल पीरियड घटकर 102 दिनों पर आ गया। और इस बार पार्कर सोलर प्रोब ने एक ऐसा नया रिकॉर्ड कायम किया जो पूरी दुनिया भर में न्यूज की सुर्खियों में चलने लगा, क्योंकि पहली बार इंसानों द्वारा बनाई गई किसी चीज ने सूर्य को टच किया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पार्कर सोलर प्रोब का सबसे पहला उद्देश्य था सन के कोरोना को टच करना, और जैसे जैसे ये वीनस को फ्लाई बाई करता जा रहा था वैसे वैसे इसका ऑर्बिटल पाथ भी सन के और ज्यादा नजदीक होता जा रहा था और फाइनली वीनस के चौथे फ्लाई बाई के दौरान इसने कोरोना में एंट्री मान ली और इसे ही पार्कर सोलर प्रोब का सन को टच करना माना जाता है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2021 को इसने 5वीं बार वीनस को फ्लाई बाई किया, जहां पर यह टोटल 7 सोलर ऑर्बिट्स कंप्लीट करेगा, जिसमें से अभी तक 5 पूरे हो चुके हैं और इसके बाद 21 अगस्त 2023 को 6वीं बार ये वीनस को फ्लाई बाई करेगा और उसके बाद 6 नवंबर 2024 को 7वीं बार, जिसके बाद ये सन में ही समा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रोब 24वां सोलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा होगा तब इसकी डिस्टेंस सन के सरफेस से अराउंड 3.83 मिलियन माइल्स होगी और इसकी स्पीड 192 किलोमीटर पर सेकेंड एंड ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 88 दिनों का। और अब चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पार्कर सोलर प्रोब 4 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला है स्वीप यानी सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फास एंड प्रोटॉन्स इन्वेस्टिगेशन। इस उपकरण को इसमें सोलर विंड में ज्यादा मात्रा में मौजूद कणों को एनालाइज करने के लिए लगाया गया है, जो उनकी वेलोसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर को मेजर करता है। नंबर 2 फील्ड्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन्वेस्टिगेशन। ये उपकरण सन से निकलने वाली शॉक वेव्स की मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करके शॉक वेव्स की स्केल को दर्शाता है। नंबर 3 इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन। ये उपकरण सन के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स की वाइड रेंज एनर्जीज को मेजर करता है और उनकी लाइफ साइकिल को समझता है। और अब नंबर 4 में है वेस्पर यानी वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो सन के कोरोना एंड इनर हेलियोस्फीयर की 3D इमेजेस हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप ये सोलर विंड को एक्चुअल में देख सकते हो। और अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये प्रोब कोरोना के लाखों डिग्री सेल्सियस के तापमान में मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रोब में एक हीट शील्ड लगाई गई है जो हमेशा सन की तरफ रहती है। इस हीट शील्ड को कार्बन फोम से बनाया गया है जो अंदर से 97% खाली है, जिसके चलते ये हीट को और ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन इसके अलावा इस फोम में कार्बन कार्बन कंपोजिट की 2 लेयर्स को दोनों तरफ से एक सैंडविच की तरह चढ़ाया गया है, जिसे ग्रेफाइट और रेजिन के मिक्सचर से मिलाकर बनाया गया था, जिसके चलते ये हीट शील्ड कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में आ गई। जिसके बाद इसके उस हिस्से पर व्हाइट सेरेमिक पेंट भी किया गया जो हमेशा सन की तरफ रहता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। और इस चीज को आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये एक बिना पेंट वाली नॉर्मल हीट शील्ड है, जिसके एक साइड से ब्लो टॉर्च लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा भी दोस्तों ये हीट शील्ड ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर तो लाखों में होता है। इसके लिए आपको टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस को समझना होगा, जो कि ये है। किसी भी चीज का टेम्परेचर यह मेजर करता है कि उसके पार्टिकल्स कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन हीट उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जिसे वो ट्रांसफर करते हैं।
सन का कोरोना बहुत ज्यादा पतला है, इसीलिए वहाँ पर हीट को ट्रांसफर करने वाले पार्टिकल्स भी बहुत कम है। और यही वजह है कि जब कोरोना के पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे होते हैं, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तब एक्चुअल में उनके थ्रू हीट प्रोब तक बहुत कम पहुँच रही होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपके साथ हॉट ओवन और उबलते हुए पानी में होता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ओवन में से फूड को बाहर निकालेंगे तो आपको ना के बराबर जलन होगी, लेकिन वहीं अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दें तो आपका पूरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि गर्म पानी में हीट ट्रांसफर करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा हैं और ओवन में कम। तो ये वजह है दोस्तों इस प्रोब के यहाँ ना मेल्ट होने की। और रही बात इसके बैक साइड की, तो वहाँ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के जितना रहता है, क्योंकि बैकयार्ड वाला सारा हिस्सा इस हीट शील्ड की परछाई में रहता है। और अब चलिए दोस्तों जानते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, पार्कर सोलर प्रोब का शुरुआती नाम सोलर प्रोब प्लस रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इसका ये नाम लॉन्च के 1 साल पहले 2017 में बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रख दिया गया। और इसकी वजह थी शिकागो यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजिन न्यूमैन पार्कर। दरअसल 1950s में इन्होंने एक स्टार इंक्लूडिंग आवर सन एनर्जी को कैसे गिव अप करता है, इस पर कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें इन्होंने इनके प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स तक को भी डिस्क्राइब किया था। इसीलिए इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इनका नाम इस प्रोब में जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि ऐसा पहली बार हो रहा था जब नासा किसी जीवित इंसान के नाम पर कोई मिशन लॉन्च कर रहा था। 12 अगस्त 2018 को यूजिन न्यूमैन पार्कर ने 90 साल की उम्र में इसे लाइव लॉन्च होते हुए देखा था। और 4 साल बाद 15 मार्च 2022 को इनकी 94 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में कॉस्मिक डस्ट मौजूद है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि इसमें एक रीजन ऐसा भी है जो डस्ट फ्री जोन है। दरअसल सन के 5.6 मिलियन किलोमीटर्स की रेडियस में आने वाली कॉस्मिक डस्ट इसकी रेडिएशन के चलते वेपोराइज हो जाती है, जिससे वहां पर कॉस्मिक डस्ट नहीं मौजूद है। नंबर 3, पार्कर सोलर प्रोब पूरी हिस्ट्री में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड इसके फाइनल ऑर्बिट में 192 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी, मतलब दुबई से नई दिल्ली सिर्फ 11 सेकंड में। नंबर 4, 7 जून 2022 को पार्कर सोलर प्रोब ने सन की क्लोजेस्ट अप्रोच के वक्त इस पिक्चर को कैप्चर किया था, जिसमें आप ये मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस, सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर को देख सकते हो। तो ये था दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब के बारे में एक डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।